नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर सत्य वचन के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और आज सत्य वचन ये है कि कल शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। कोरोना की वजह से अटके मंत्रिमंडल के विस्तार का वक्त आखिरकार आ गया और साथ ही आ गए कई नाम जो मोदी कैबिनेट का चेहरा बनने की राह पर हैं। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, अनुप्रिया पटेल जैसे नाम तो यकीन मानिए बिल्कुल तय माने जा रहे हैं। अच्छा, कई और ऐसे नाम हैं जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ नेता तो बाकायदा नए कुर्ते पजामे के साथ दिल्ली के दर पर दस्तक भी दे चुके हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जो नाम चल रहे हैं वो सब मंत्री बना दिए जाएंगे, और सवाल यह भी किस राज्य से कितने मंत्री बन सकते हैं। अच्छा, अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तो क्या खास फोकस यूपी पर रहेगा, और ऐसे में यूपी को क्या मिलेगा? बिहार के गठबंधन में तनाव है तो बिहार को क्या मिलेगा? यूपी जैसे चुनावी राज्य और भी हैं, उनकी क्या हिस्सेदारी होगी? ये वो तमाम सवाल, इन्हीं सवालों का जवाब समेटे लेकर आए हैं सत्यवचन की खास रिपोर्ट। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. अभी 3 दिवस के दौरे को समाप्त करके मैं अभी तक पहुंचा। कोई खबर होगी तो मैं आप लोगों को तो दिल्ली आना ही पड़ता है। अभी सेशन के पहले हम लोग आ जाते हैं इधर। हमको नहीं लगता है कोई कि शामिल नहीं होंगे, ऐसी कोई बात है हमको किसी ने नहीं कहा। तो फिर वो वक्त आ ही गया जब मंत्री पद की शपथ लेने वालों की कतार थोड़ी और लंबी हो जाएगी। तो फिर वो वक्त आ ही गया जब कई नेताओं का महीनों भर का इंतजार खत्म होने के कगार पर। खत्म होगा सस्पेंस, खत्म होगी मंत्रालय से डिस्टेंस और मिल जाएगी जिम्मेदारी मोदी सरकार के भीतर की भागीदारी। लेकिन सवाल ये कि कौन होंगे वो चेहरे जो मोदी के सारथी बनेंगे? कौन होंगे वो नेता जिन्हें दिल्ली की राजनीति में हिस्सेदारी मिले? अभी 3 दिवस के दौरे को समाप्त करके मैं अभी तक पहुंचा। कोई खबर होगी तो मैं आप लोगों को बीच में दौरा रद्द करके आया। मैंने आपको कहा है कि कोई खबर होगी तो आपको जरूर बताऊंगा। अभी दौरा समाप्त करके मैं आया हूं। मैं श्रद्धांजलि देने के लिए और सांत्वना देने के लिए मालवा के 6 जिलों का दौरा समाप्त किया है। मैंने समाप्त करके मैं दिल्ली वापस आया। कोई खबर होगी। सिंधिया भले ही खुलकर ना बोले, लेकिन उज्जैन से महाकाल के दर पर माथा टेक दिल्ली पहुंचे सिंधिया को मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवाने का इनाम मिलना मुकर्रर माना जा रहा है। 15 महीने के इंतजार के बाद अब ये लगभग क्लियर है कि दिल्ली की सत्ता में सिंधिया का 7 सालों का वनवास अब खत्म होने को है। लेकिन उसके साथ सवाल यह है कि और मंत्री कौन होंगे? क्या असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल फिर से मोदी सरकार में मंत्री बनेंगे? क्या अनुप्रिया पटेल की मंत्रिमंडल में वापसी होगी? क्या बिहार वाले सुशील मोदी को भी मिल सकती है जगह? जेडीयू के कोटे से कौन होगा मोदी का मंत्री? महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता नारायण राणे क्यों पहुंचे हैं दिल्ली? यूपी के 2 बड़े ब्राह्मण चेहरों का दिल्ली आने का मतलब क्या है? सवाल कई हैं, लेकिन खुलकर कोई बोल नहीं रहा। न्योता मिला है आपको मुंबई से दिल्ली? मैं एमपी हूँ तो दिल्ली आना ही पड़ता है। अभी सेशन के पहले हम लोग आ जाते हैं इधर। सर 15 दिन पहले। आज कोई विशेष कारण आने का? आज कोई विशेष कारण सर? विशेष देखिए, एक बात देखो, विशेष कुछ होगा तो जरूर बताएंगे। आपको कोई छुपा सकते हैं क्या? कुछ बात छुपा नहीं सकते। कुछ वक्त मुझे दो, मैं आपसे बात करूँ।
महाराष्ट्र के बड़े बीजेपी नेता नारायण राणे ने जवाब जलेबी की तरह दिया और इससे पहले कि कोई और सवाल उनका रास्ता काट सके वो गाड़ी में सवार होकर निकल गए। मंडल का जो विस्तार हो रहा है उसमें आपका भी नाम है सर, जो ये साफ बताता है कि कोई भी संभावित मंत्री अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। शायद प्रधानमंत्री मोदी के 2019 में दिए संसद हॉल के उस भाषण का असर है जिसमें वो छपास और दिखास दोनों से बचने की सलाह दी गए थे। पार्टी के नेतृत्व करते 2 चीजों से बचने के लिए कहते थे। वो कहते थे 2 चीजों से बचना चाहिए, एक छपास और दूसरी दिखास। छपने का जो मोह होता है वो और टीवी पे दिखने का जो मोह होता है, इससे अगर बच के चलते हैं तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। खुद को तो बचा सकते हैं, औरों को बचा सकते हैं। और इसलिए आज भी देखा होगा आपने, कई लोग आ गए होंगे, अच्छा बताइए कैसा लग रहा है, पहली बार जीत करके आए, कैसा लग रहा है, आपके सपने क्या है। फिर धीरे से पूछेगा आपके इलाके के लिए क्या कहना चाहेंगे। और फिर हमको भी लगा हाँ देश देखेगा। इस भ्रम में न रहे जी। वो शुरू में जो आपको मैग्नेटिक पावर से खींच रहा है और धीरे धीरे ऐसा नशा फैल जाता है कि हम उसके शिकार हो जाते हैं। 25 मई 2019 को कही गई प्रधानमंत्री मोदी की ये बात सभी संभावित चेहरों ने गांठ बांधकर शायद रख ली है, लेकिन ये तो साफ है कि कल शाम 6 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी समेत 58 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसमें से 24 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 24 राज्य मंत्री बने थे, जिसमें से अभी तक मोदी कैबिनेट में 53 मंत्री ही बचे हैं। अकाली दल और शिवसेना दोनों ने सरकार से नाता तोड़ लिया है और हरसिमरत कौर और अरविंद सावंत कैबिनेट को छोड़ चुके हैं। रामविलास पासवान और सुरेश अंगाड़ी की मृत्यु हो चुकी है और थावरचंद गहलोत को आज ही कर्नाटक का राज्यपाल बनाया जा चुका है। यानी साफ है कि मंत्रियों की जगह खाली हुई है और कुछ मंत्रियों के पास एक से ज्यादा प्रभार भी है। ऐसे में 20 से 22 नए मंत्रियों को हम शपथ लेते कल देख सकते हैं, लेकिन सवाल ये भी कि वो मंत्री किस राज्य और किस पार्टी के होंगे। आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए किस इलाके से मंत्री बनाए जाएंगे और मंत्रिमंडल में सहयोगियों को कितनी जगह मिल सकती है, क्योंकि इस बार एनडीए के सहयोगियों के भरोसे का सवाल भी है। शामिल होने को लेकर के क्या आपकी राय है? क्या अब आप उन्हीं से पूछ लीजिए। हमको नहीं हमको नहीं लगता है कोई कि शामिल नहीं होंगे, ऐसी कोई बात है। हमको किसी ने नहीं कहा, हमको ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि शामिल नहीं होंगे, इसलिए इसके बारे में तो वही बात कर लेंगे। कितने लोग मंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री? ये हम नहीं पूछे हैं किससे। हमने कहा कि बिल्कुल अधिकृत ही, पहले ही अध्यक्ष पद देने के बाद ही अधिकृत कर दिया, इसलिए हमारी तरफ से इसमें कोई बात नहीं। अब पहले जो हुआ सो हुआ। अब आज के कंटेक्स्ट में इसके संबंध में कोई खास बात नहीं है। जो भी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहेंगे उसी के हिसाब से जो भी होना होगा होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भले ही ये कह रहे हो कि मंत्री तय करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन ये तो तय है कि जेडीयू पहली बार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रही है। बिहार से अभी मोदी सरकार में 5 मंत्री हैं: रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, आरके सिंह, नित्यानंद राय। लेकिन अब जब जेडीयू के शामिल होने की खबर पक्की हो चुकी है, तब बिहार से मंत्रियों का कोटा और बढ़ना तय मानकर चलिए। बिहार से पहले ही 5 मंत्री सरकार में हैं। जेडीयू अपने कोटे से सरकार में 4 मंत्री चाहती है। बीजेपी नेता सुशील मोदी का नाम भी रेस में है। एलजेपी से पशुपति कुमार पारस का नाम भी चर्चा में है। यानी बिहार से मंत्रियों की संख्या 11 हो सकती है। ऐसी स्थिति में या तो जेडीयू के कोटे से मंत्री कम किए जा सकते हैं, या तो पहले से जो मंत्री हैं उनमें से किसी को हटाया जा सकता है। लेकिन ये तो तय मानकर चलिए कि मोदी कैबिनेट में अब बिहार की भागीदारी और बढ़ने वाली है। इस बार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्या आपकी हिस्सेदारी होगी? एक बात हम स्पष्ट बताना चाहते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में जनता दल यूनाइटेड शामिल होगी और ये हिस्सेदारी क्या होगी ये सब तो विशेषाधिकार हमारे नेता का है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में किनको क्या जगह मिलेगा, कौन से मंत्री कौन बनेंगे, ये विशेषाधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी का है। तो उस पर आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही सामने से बात आ जाएगी। बातचीत फाइनल हो गई है, आप देखिएगा ना, मतलब माना जाए अभी सब कुछ पेंच फंसा हुआ है, इसका मतलब कहीं कोई पेंच किसी तरह का नहीं।
कितने लोग अब आप वेट करो ना यार, सब कुछ तय हो गया है। अरे तो इसमें कोई डाउट है क्या? आप शामिल हो रहे हैं? ये हम कैसे बता सकते हैं? ये कोई केमिस्ट्री नहीं है जहाँ फार्मूला होता है, समझे ना। ये कि आप जो हैं एक जब सरकार में होते हैं और सरकार में सम्मिलित होते हैं, एक सद्भावना होता है, एक समझ होती है, और हम लोगों को बड़ी अच्छी है। अपने मंत्री पद पर तो आरसीपी सिंह कुछ नहीं बोले, लेकिन अगर जेडीयू के कोटे से मंत्री बनते हैं तो पार्टी अध्यक्ष के नाते इनका भी नंबर लग सकता है। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की जाति के हैं, यानी कुर्मी हैं। साथ ही वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और उनका नाम सुर्खियों में है। लेकिन उनको मंत्री बनाए जाने से दिक्कत हो सकती है ये कि नीतीश पर जातिवाद का आरोप लग सकता है। साथ ही पार्टी का सामाजिक संतुलन बिगड़ने का डर बना रहेगा। एक नाम ललन सिंह का है, जिन्हें नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है। ललन सिंह भूमिहार जाति से हैं, जिनके जरिए नीतीश भूमिहार वोट को अपनी तरफ जोड़ना चाहते हैं। तीसरा नाम संतोष कुशवाहा का है, जो दूसरी बार सांसद बने हैं और नीतीश कुमार के लौकुश वाले समीकरण में फिट बैठते हैं। लौकुश यानी कुर्मी और कोयरी, संतोष कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं। चौथा नाम रामनाथ ठाकुर का है, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मशहूर समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। वो लालू राबड़ी से लेकर नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पांचवा नाम जहानाबाद से सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का है, जो खुद को जरासंध का वंशज छत्री बताते हैं। लेकिन रात होने तक खबर ये रही कि जेडीयू को एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिल सकती है, और गठबंधन में तो एलजेपी भी है, तो मंत्री बनाने की चर्चा वहां से भी है। रामविलास पासवान के जाने के बाद उसकी सीट खाली हुई है। खबर आई कि रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस मंत्री बन सकते हैं, लेकिन चाचा के मंत्री बनने की राह में भतीजे चिराग ने रोड़े अटका दिए। प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कह दिया, उनको तो हम पार्टी से निकाल चुके हैं। मैं दिल से चाहता हूं कि उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो, पर इसमें बस एक टेक्निकल मैं जानकारी आप लोगों के समक्ष जरूर रख दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी, क्योंकि मैं कुछ मीडिया के चैनल पर मैं देख रहा हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद के तौर पर या लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। ये संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पहले ही उन्हें पार्टी से निष्कासित कर चुकी है। उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है उनके 5 सांसद, उनके 4 और सांसदों के साथ, और इस बात की जानकारी हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी दे दी है। तो अगर कहीं गलती से अगर उन्हें लोक जनशक्ति, और मैंने प्रधानमंत्री जी को भी आज एक पत्र के माध्यम से उनकी जानकारी में भी मैंने दिया, क्योंकि संभवतः प्रधानमंत्री जी व्यस्त होंगे, उनकी जानकारी में कितनी बातें आई होंगी नहीं आई होंगी, पर मैंने उनकी भी जानकारी में मैंने इस बात को एक पत्र के माध्यम से मैंने दिया है कि इन लोगों को हम लोगों ने पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी से अब इनमें से किसी भी सांसद का कोई संबंध नहीं है। इनको आप निर्दलीय सांसद के तौर पर देखिए, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है कि वो किसको मंत्री बनाए नहीं बनाए, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप रहना संभव नहीं है। पर हाँ, अगर मेरी पार्टी का सांसद कहकर अगर उनको बनाया जाएगा तो मुझे आपत्ति होगी। और चिराग के हमले के बाद बात यह भी सामने आई कि पशुपति कुमार पारस को अब तक दिल्ली से फोन नहीं गया, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि वो मंत्री बन सकते हैं। लेकिन ये बात तो हुई बिहार की, मगर चुनाव तो उत्तर प्रदेश में होने हैं, तो उत्तर प्रदेश के हिस्से क्या आएगा, सबकी निगाहें इसी पर है। यूपी के बलिया से राज्यसभा सांसद सकलदीप राजभर दिल्ली आ रहे हैं। राजभर वोटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यूपी में ब्राह्मणों को साधने के लिए कोई ब्राह्मण नेता मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी यूपी हो, रुहेलखंड हो, बुंदेलखंड हो, अवध हो, पूर्वांचल हो, हर जगह के लोगों को, नेताओं को इसमें प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर कोंकण हो, मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, उसको भी इसमें एकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी। कुछ मंत्रियों को ड्रॉप किया जाएगा, कुछ नए आएंगे, तो कुल मिला के 30 मंत्री शपथ लेंगे। हर राज्य को उसकी आबादी और आकार के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलेगा। क्षेत्र को, जातीय संतुलन को, छोटे छोटे समुदायों को भी इस मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी जाएगी। यादव हो, कुर्मी हो, जाट हो, कोयरी हो, धोबी हो, सभी को इस मंत्रिमंडल विस्तार में जगह देने की कोशिश की जा रही है। यानी साफ है कि मंत्रिमंडल का विस्तार चुनावों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसके अलावा खबर यह भी है कि सरकार में युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, MBA, पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को शामिल किया जाएगा। बुंदेलखंड, पूर्वांचल, मराठवाड़ा, कोंकण जैसे इलाकों को हिस्सेदारी दी जाएगी। 2 दर्जन OBC या पिछड़ा वर्ग के मंत्री इस विस्तार में मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। यानी कि सामाजिक समरसता के साथ साथ शासकीय अनुभवों को भी तरजीह दी जा रही है। और ये बात तय है कि शाम को 6 बजे जब विस्तार होगा
तो ये जो विस्तार होगा ये अपने आप में बहुत दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार से जुदा होगा। मैं आपको बता दूं कि जब ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो आप अगर देखेंगे तो ये सबसे युवा मंत्रिमंडल होगा अब तक के भारत में बनाए गए मंत्रिमंडलों में, और 24 से ज़्यादा पिछड़े वर्ग के चेहरे इस मंत्रिमंडल में दिखेंगे, और अनुसूचित जाति का भी जो प्रतिनिधित्व है वो इतना बढ़ाया जाएगा कि आप अगर ओवरऑल मंत्रिमंडल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पिछड़े वर्ग का, शोषित वर्ग का, अनुसूचित जाति वर्ग का और पीड़ित वर्ग का मंत्रिमंडल है। और इन सब की तादाद अगर महिलाओं को मिला लें तो तकरीबन 40 के आसपास पहुंच जाएगी। तो फिर ऐसे में कई नाम तो साफ हैं, लेकिन कई नाम अब भी राज हैं, और ये राज कल शाम को ही पूरी तरह खुल पाएगा जब राष्ट्रपति भवन के अहाते में शपथ समारोह का मौका आएगा। तो 19 घंटे 41 मिनट 51, 50, 49, 48, 47 आप देख रहे हैं किस तरीके से ये वक्त लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि सत्यवचन यही है, कल शाम 6 बजे मोदी सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।